Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. In a free press conference held in Patna, Bihar, Assembly leader of the opposition and the RJD leader Tejasvi Yadav accused Urban Development Minister Jivesh Mishra of misbehaving with and abusing a journalist who questioned him about road construction in his constituency, Jale in Darbhanga. Yadav criticized the state's law and order situation, stating, "This is what is happening in Bihar. Had there been equal law for everyone, why has no action been taken?" He called on the Prime Minister, Chief Minister and the government officials to clarify the incident and address growing concerns over accountability and press freedom. The allegations have sparked political tension, with opposition leaders demanding transparency and swift action. तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल पूछे जाने पर कि विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गालियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके, यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो और लात घूंसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन है? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ, पकड़े नहीं। तो आप समझ सकते हैं। Delhi Chief Minister Rekha Gupta officially launched the Viksit Delhi CM internship program aimed at empowering youth through hands-on governance experience. Speaking at the inauguration, she announced that nearly 9,000 students pursuing graduation or post-graduation in Delhi had applied for the program. Out of these, 87 candidates were selected to begin their 3-month internship with various departments of the Delhi government, stating, "Starting today, each intern will receive a monthly stipend of ₹20,000 and a certificate upon completion." The initiative is part of the broader Viksit Delhi vision, designed to involve young minds in policy making and administrative reforms. The program is expected to foster civic engagement and build future leaders through practical exposure. विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। 9,000 स्टूडेंट्स ने जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबको इसमें उन्होंने अप्लाई किया और इसमें फिर 87 बच्चे जो अप्रूव हुए, आज से 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विज़न और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले इंटर्नशिप कभी सरकारों ने की भी तो उसमें केवल पॉलिटिकल एजेंडा लगाया, पॉलिटिकल लोगों का रिक्रूट किया और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने की कोशिश की, परंतु ये बहुत प्योरली दिल्ली के युवाओं के लिए है। ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें रिक्रूटमेंट हुआ है और दिल्ली और युवा जुड़ करके कैसे विकसित दिल्ली 2047 की ओर जाने वाले हैं, इस पे काम किया जाएगा। तो 3 महीने में इन युवाओं का विज़न और इनका साथ दिल्ली के ठहरे हुए पानी में एक नई वाइब्रेशन लेकर के आएगा और नई तकनीक के साथ में दिल्ली की गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। विकसित दिल्ली
सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। 9000 स्टूडेंट्स ने जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबको इसमें उन्होंने अप्लाई किया और इसमें फिर 87 बच्चे जो अप्रूव हुए आज से 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विज़न और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले इंटर्नशिप कभी सरकारों ने की भी तो उसमें केवल पॉलिटिकल एजेंडा लगाया, पॉलिटिकल लोगों का रिक्रूट किया और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने की कोशिश की, परंतु ये बहुत प्योरली दिल्ली के युवाओं। A vibrant celebration marked International Democracy Day as a bicycle rally was held in the city. Deputy Commissioner Shubha Kalyan led the charge by personally joining the ride, setting the tone for civic engagement and unity. The event saw enthusiastic participation from school children, scouts, guides and government officials, all pedaling together to promote democratic values. The rally coursed through key city roads, drawing attention to the importance of voting rights and civic responsibility. Banners and placards bearing the slogan "My Vote, My Right" added color and meaning to the procession. Local residents cheered on the participants, turning the event into a community celebration. The rally was part of a statewide initiative to raise awareness about the Constitution and the power of the ballot. Organizers emphasized youth involvement as a cornerstone of democratic strength. The event concluded with a brief ceremony honoring participants and reiterating the message of active citizenship. At a recent party meeting in Delhi, Bihar Minister Santosh Kumar Suman declared unwavering support for the National Democratic Alliance (NDA), emphasizing that aligning with its ideology is essential for the state's progress. Speaking from Gayaji, Suman stated, "We are committed to the development of Bihar. To strengthen Bihar, we have to remain with the NDA." He expressed confidence that the NDA would secure over 225 seats in the upcoming assembly elections. Citing the success of infrastructure and welfare schemes under the current government, Suman also stressed unity among NDA allies and promised equitable seat sharing, reaffirming his party's focus on inclusive growth and empowerment of marginalized communities. मेरी जानकारी नहीं है और पार्टी का जो अभी मीटिंग हम लोग के हुआ था दिल्ली में, हमने अधिवेशन बुलाया था, चाहे पहले भी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, हम सब ने एक ही फैसला लिया है कि हम एनडीए के विचारधारा के साथ हैं, बिहार के विकास की विचारधारा के साथ हैं और बिहार को मजबूत करने के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमको एनडीए के साथ रहना है। सवाल है कि हम अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं, तो हर व्यक्ति, हमारे जो एक एक कार्यकर्ता हैं, चाहे हम भी हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। हम 1 सीट से 4 सीट से इस बार हम 10 सीट जीतें, तो वो सीट जीतने के लिए निश्चित तौर पर हमको एक सीट संख्या पर लड़ना होगा। तो वो भावना, जो हमारी भावना है, हमारी पार्टी की भावना है, हम जो नेतृत्व हैं, जो एनडीए के नेतृत्व करते हैं और जो जिनसे मुझे लेना है, उनके समक्ष हमने रखा है और वो बातें अंडर द टेबल होती है। हम लोग को एक सीक्रेट बात होती है, गठबंधन का धर्म होता है, जो हम अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। अभी मीडिया में सब बात करने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ और अगर वो बोले हैं तो किस संदर्भ में बोले हैं, बेहतर होगा आप उनसे ही पूछें। मैंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय थी और किस संदर्भ में वो कहे हैं मेरी जानकारी नहीं है। और
Reacting to the Supreme Court's interim order staying key provisions of the Waqf Amendment Act 2025, Congress leader Pawan Khera criticized the government for bypassing democratic deliberation. He remarked, when you make laws without discussion, it eventually forces the Supreme Court to intervene and grant relief. Khera added that this pattern has repeated over the past decade, with the multiple laws facing judicial scrutiny due to rushed or unilateral legislative process. The Supreme Court refused to stay the entire act but paused contentious clauses, including the requirement that a person creating a Waqf must have practiced Islam for 5 years, and provisions allowing district collectors to adjudicate Waqf property disputes. The court emphasized the need for proper mechanisms and separation of powers. अभी हम स्टडी कर रहे हैं जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की वजह से राहत मिली। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार बिना चर्चा किए, बिना कंसल्टेशन किए जब कानून बनाएगी तो यही होगा। हाँ, जो प्रावधान था इस कानून में, नए कानून में, वो ये था कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर मैंने नोटिस भी दिलवा दिया तो जिस दिन वो नोटिस वहां चिपका या वहां सर्व हुआ उस दिन से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये बड़ा अनोखा कानून था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और जो पहला प्रावधान आपने बताया उसमें भी राहत दी है। अभी स्टडी करने दीजिए, फिर और इस पर चर्चा। अभी हम स्टडी कर रहे हैं जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की। Ahead of the upcoming Delhi University Students' Union DOSU elections, Congress leader Sachin Pilot engaged with the students on campus, expressing strong confidence in the NSUI's prospects. He stated all 4 of our candidates will win. NSUI will perform very well. Pilot emphasized the significance of student elections, calling them a reflection of youth sentiment and democratic engagement. He added that the Congress party has consistently prioritized the voice of young people and remains committed to their concerns. The NSUI panel includes Jocelyn Nandita Chaudhary, Rahul Jansla, Kabir and Lavkush Badna, with a campaign focused on inclusion, campus reforms and clean politics. Pilot remarks come as student enthusiasm builds ahead of the September 18 polls.
Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut strongly criticizes the recent India-Pakistan Asia Cup match, calling it shameless and a disrespect to the armed forces and victims of terror attacks. Referring to those who lost their lives in Pahalgam and the women affected by violence, Raut expressed outrage over the match being held despite ongoing tensions. He alleged that the Pakistan Cricket Board received rupees 1,000 crore and claimed the match was fixed, citing rupees 1.5 lakh crore in gambling with rupees 50,000 crore allegedly flowing to Pakistan. Raut further accused the Indian government of hypocrisy, stating that while it urged global financial institutions to deny loans to Pakistan over terrorism concerns, it indirectly funded Pakistan through cricket revenues. He linked this to a broader strategy of political gain through heightened cross-border tensions. दुबई में हो, चाहे अबू धाबी में हो, चाहे ट्रम्प के मैदान में हो, अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का और जिसने सिंदूर का जिस महिलाओं का उजाड़ा है वो सभी महिलाओं का अपमान है। उससे मैच खेलने से क्या सिंदूर वापस आएगा? क्या होगा मुझे बताइए। कल की जो मैच हो गई भारत पाकिस्तान, उससे 1,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिला है। आपको मालूम है 1.5 लाख करोड़ का कल गैम्बलिंग हुआ है इस मैच पर। पूरी मैच फिक्स थी। ये सटोडिया थे, जो गैम्बलर्स थे, वो पूरी मैच फिक्स थी। 1.5 लाख करोड़ का कर गैम्बलिंग हुआ, उसमें से 50,000 करोड़ पाकिस्तान में गया। आप लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले IMF इंडियन मॉनेटरी फंडिंग का जो एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, आपने कहा था कि पाकिस्तान को किसी प्रकार से लोन मत देना। एशिया डेवलपमेंट बैंक को आपने कहा कि पाकिस्तान को लोन मत देना। क्यों? ये पैसा पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वेस्ट करी, फंडिंग करी। तो कल जो पैसा मिला है भारत के माध्यम से, कल तो मोदी जी ने पैसा दिया उनको, अमित शाह के बेटे ने पैसा दिया पाकिस्तान को, गृहमंत्री ने पैसा दिया पाकिस्तान को। वो पैसा कहाँ जाएगा फिर? वो पैसा भी टेररिज्म में आएगा ना। तो ये निर्लज्जता है। जिस तरह से कल पाकिस्तान के साथ मैच को खिलाया गया, खेलने को सुनील गावस्कर का मैं अभिनंदन करता हूँ। कल गावस्कर जी ने कहा है कि भारत का जो भारतीय क्रिकेट टीम है, अगर उसे कहा जाता है कि आप मत खेलो तो हम नहीं खेलते, लेकिन ये भारत सरकार ने परमिशन दिया स्पेशल खेलने के लिए। ये भारत सरकार की इच्छा थी। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a Janta Darshan at his official residence in Lucknow, where he personally listened to the grievances of citizens. People from various districts gathered to present issues related to health, employment, land disputes and public services. CM Adityanath assured prompt redressal, directing officials to take immediate action on genuine concerns. The initiative reflects his ongoing commitment to direct public engagement and responsive governance. The event also highlighted the state's efforts to bridge the gap between administration and citizens, fostering transparency and accountability. Many attendees expressed appreciation for the opportunity to speak directly with the Chief Minister and seek resolution to long pending matters.
The state is set to unveil a major infrastructure milestone with the inauguration of its longest flyover, stretching 10 kilometers along Coimbator's bustling Avinashi Road. Minister for Public Works C.V. Velu inspected the final stages of the high-level flyover, which spans from Uppilia Palyam to Goldwins, and confirmed that the rupees 1,291 crore project is nearing completion. The elevated corridor, designed to ease traffic congestion and improve connectivity to Coimbatore International Airport, features 4 up and 4 down ramps with entry and exit points at key junctions. The flyover is expected to be inaugurated by Chief Minister M.K. Stalin on October 9, pending final approval. During his visit, Minister Velu also reviewed the construction of the Periyar Library Knowledge Center in Gandhipuram. The rupees 300 crore facility will house English and Tamil book sections, a digital center, children's library and an auditorium with a 350-seat capacity. முதலமைச்சர் அவர்கள் 2024-25 ஆண்டு நிதியாண்டில் நம்முடைய கோயம்புத்தூரில் ஒரு நூலகம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று 300 கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் ஒரு அறிவிப்பு செய்தார்கள். அதில் கட்டடப்பணி என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் 245 கோடி ரூபாய் கட்டடப்பணிக்கும், புத்தகம் மற்றும் ஒரு விஞ்ஞான உலகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் கணினி மூலமாக 5 கோடி ரூபாய் பணம் ஒதுக்கி அதற்காக அரசு ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த பணியை பொறுத்தளவுக்கு 6/11/2024 முதலமைச்சர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினார்கள். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பொதுப்பணித்துறையில் ஒப்பந்தம்லாம் கோரப்பட்டு முறையாக அனுமதிகள் எல்லாம் பெறப்பட்டு, அனுமதி என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் விமானம் செல்லுகிற பகுதி, அதனால் விமான போக்குவரத்து துறையில் என்ஓசி, அது மாதிரி கட்டிடத்தில் டிடிசிபியினுடைய என்ஓசி, தீயணைப்புத்துறையினுடைய என்ஓசி, மாசு கட்டுப்பாடு துறையின் மூலமாக என்ஓசிகள்லாம் பெறப்பட்டு இந்த கட்டடப் பணிகள் துவக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ நான் 7வது முறை வந்திருக்கிறேன். நான் இது தொடர்ச்சியாக, ஏன்னா தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொங்கல் தினத்துக்கு முன்னால் இந்த நூலகம் திறக்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய துறைக்கு ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் அரசின் சார்பாக இதற்கு 6 ஏக்கரா 92 சென்ட் இதுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கட்டுமான பணி என்று எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் 1,98,000 முதலமைச்சர் அவர்கள் 2024 Navjot Singh, a senior finance ministry official, was killed when a BMW allegedly collided with his motorcycle near Delhi Cantonment metro station. He was returning from Bangla Sahib Gurudwara with his wife, who was seriously injured. The BMW was driven by Gaganpreet Makkad, wife of businessman Parikshit Makkad. Instead of taking the victims to a nearby hospital, they were driven 19 km to New Life Hospital, co-owned by the accuser family. Singh was declared dead. On arrival, Delhi police registered a case of culpable homicide not amounting to murder and destruction of evidence. Both vehicles were seized and forensic teams examined the site. The investigation is ongoing, with the statements from the accuser still awaited. Regarding this BMW accident case, कल रफली अराउंड 2:20 पे हमारे पास 3 PCR कॉल आती हैं रिगार्डिंग द ट्रैफिक जाम नियर द डोलाकुआ एरिया. उस पर जो हमारा थाने का और जो हमारी चौकी है उसका स्टाफ विजिट करता है इमीडिएटली टू क्लियर द ट्रैफिक. बट वहाँ जाके उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, और आसपास पूछने के बाद उन्हें ये पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इस केस के अंदर मेन सस्पेक्ट हैं, जो ड्राइवर हैं और जो उनके हस्बैंड हैं BMW गाड़ी के, उन्होंने टैक्सी में बिठा के उनको ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया. मीनवाइल हमारा स्टाफ नियर बाय CCTV फुटेज को देखता है जानने के लिए कि क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ था. हमारी क्राइम टीम और जो FSL की टीम है वो भी विजिट करती है डिस्ट्रिक्ट को, और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द साइट एंड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन. उसके बाद रफली अराउंड 4:20 PM हमारे पास एक कॉल आती है GTV नगर के हॉस्पिटल से कि यहाँ पे दिल्ली कैंट के एक एक्सीडेंट के विक्टिम हैं और जो एक्यूज हैं दोनों के दोनों यहाँ पे एडमिट हैं इस हॉस्पिटल के अंदर. तो एक हमारी टीम वहाँ पे इमीडिएटली रश करती है, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav along with the former Union Minister Ram Kripal Yadav and other dignitaries participated in the People's Harmonious Cultural Conference organized by the All India Yadav Mahasabha Ahir Bihar unit in Patna. The event celebrated cultural unity, social harmony and the contributions of the Yadav community to national development. Addressing the gathering, CM Mohan Yadav emphasized the importance of preserving cultural heritage while promoting inclusive growth. He praised the Mahasabha's efforts in fostering community, solidarity and empowering youth through education and social initiatives. The conference drew attendees from across Bihar and neighboring states, featuring cultural performances, speeches and discussions on social upliftment. Leaders reiterated their commitment to strengthening grassroots engagement and promoting values of unity and progress. अरे कुछ नहीं रखना है वहाँ पे, हटाओ। मैं एआई की परमिशन करवाता हूँ। अरे नहीं टाइम्स हाउस है कुछ भी रखना सर। मुख्यमंत्री जी आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, रहने दीजिए। मध्य प्रदेश तक आवाज पहुँचाना। आज के इस अखिल भारतीय यादव महासभा के इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान हंसराज अहीर जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ और बिहार सरकार के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी माननीय बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, जब मैं पूरे मंच का भी करें हमारे बीच। Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin launched the Anbu Karangal scheme at Kalai Vanar Arangam in Chennai, marking a major step under the state's Tayu Manvar initiative. The scheme aims to support orphaned children and those who have lost one parent by providing Rs 2,000 per month to help them continue their education until the age of 18. Stalin also distributed laptops to students who had lost both parents and secured admission in higher education institutions. The launch coincided with the birth anniversary of DMK founder C.N. Annadurai, reinforcing the government's commitment to social justice and inclusive growth. The initiative is expected to reduce school dropouts and empower vulnerable youth through financial and digital support. சமுதாய வளைகாப்பு குறித்த காட்சி மயம். That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.